सो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में हम लोग ने सीख रखा है अपने प्रीवियस लेक्चर में, राइट। आज हम देखेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, द डिस्टिंग्विश बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड रिसीट एंड पेमेंट। चलो मुझे कुछ की फीचर्स बता दो जो हमने सीखे थे रिसीट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में। एक सेकेंड, रिसीट्स एंड रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, सो क्या चीज़ें सीखी है हम लोग ने रिसीट एंड पेमेंट के बारे में। रिसीट एंड पेमेंट के बारे में क्या सीखा? दिस इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज रियल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है? दिस इज रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल हम यहाँ फॉलो करते, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो डेबिट साइड में रिसीट्स आ जाएंगे, कम्स इन पैसा आना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट में पेमेंट आ रहा है जो पैसे जा रहा है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वेयर एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज, ये कौन सा अकाउंट है? दिस इज नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल का रूल क्या है? लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ डेबिट में हम एक्सपेंडिचर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में इनकम लिखेंगे। ओके, दूसरा डिफरेंस अगर देखा जाए रिसीट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो रिसीट एंड पेमेंट इज अ समरी ऑफ कैश अकाउंट और कैश बुक। It's a summary of cash book where we record only cash transactions, कि जहाँ हम खाली कैश ट्रांजेक्शन्स ही रिकॉर्ड करते हैं। बट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वी रिकॉर्ड ऑल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन लाइक कैश एज वेल एज नॉन कैश, कि यहाँ हम कैश ट्रांजेक्शन्स भी रिकॉर्ड करेंगे और नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स भी रिकॉर्ड करेंगे। कैश एंड नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स। तीसरी चीज, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम जो ईयर्स लिखेंगे वो कैसे होंगे रे? ऑल ईयर्स रहेंगे ना, मतलब वेयर वी रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स और आइटम्स रिलेटेड टू ऑल ईयर्स लाइक प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। बट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वी रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन only and only related with current year। इसमें खाली करंट ईयर के ट्रांजेक्शन्स ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, राइट। सो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज दिस अकाउंट वी रेफर्ड, जैसे हम ट्रायल बैलेंस के तरह, ट्रायल बैलेंस को कैसे रेफर कर रहे थे किसके? अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पर आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को रेफर किया जाता है। सो दिस इज सिमिलर, या फिर अ समरी ऑफ कैश बुक। दिस इज समरी ऑफ कैश बुक एंड दिस इज सिमिलर, जैसे कि ट्रायल बैलेंस की तरह, सिमिलर नहीं बोल सकते, ट्रायल बैलेंस की तरह काम कर रहा है कि इसको हम यूज कर रहे हैं किसके लिए? टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। एंड दिस अकाउंट इज सिमिलर टू, दिस इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि ये P&L अकाउंट की तरह है। कौन सा अकाउंट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अनदर डिफरेंस इज कि इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट वी रिकॉर्ड ऑल नेचर, ऑल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स, है ना, कि जिसका नेचर कैपिटल है और रेवेन्यू है। सो कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर्स ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। बट in income and expenditure account we record only revenue transactions, revenue natures transaction, कि यहाँ कैपिटल के भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, रेवेन्यू भी होंगे, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में खाली रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स ही रिकॉर्ड किए जाएंगे। ओके, और क्या डिफरेंस है? इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, हाँ, इट हैज ओपनिंग and closing balance, it has opening and closing balance, but income and expenditure account doesn't have any opening balance। okay, इसको कोई opening balance
ओपनिंग बैलेंस नहीं है, देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस। ओके, इसको ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है, इसको ओपनिंग बैलेंस नहीं, बट इसका क्लोजिंग जब हम करेंगे, सो आफ्टर क्लोजिंग दिस अकाउंट विल गेट आइदर सरप्लस और डेफिसिट। एक तो सरप्लस हमें मिलेगा या डेफिसिट हमें यहाँ से मिलेगा। ओके, और क्या चीज़ है, और एक डिफरेंस है, जैसे कि रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में हम वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं जो पैसा हमें रिसीव्ड हुआ है और जो हमने पेड किया है। इट रिकॉर्ड्स ओनली अमाउंट विच वी रिसीव्ड और विच वी हैव पेड। But in income and expenditure account, we record all the amounts, and like outstanding, prepaid, everything is recorded in income and expenditure account. So here we record amount which we have received or which is receivable. Okay, वैसे ही जो भी पेड है या पेएबल, ये सब कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आ रहा है समझ में? ऑलरेडी इंडिविजुअली हमने इसको समझ कर लिया था कि रिसिट एंड पेमेंट क्या है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, इनको प्रिपेयर भी कैसे किया जाता है। इसी का डिफरेंस हमें यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि पॉइंट्स जिसके हमने अभी कवर किए। लेट्स सी, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कोई पॉइंट। जैसे कि टाइप ऑफ अकाउंट, दिस वन इज रियल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज नॉमिनल। नेचर, इट्स सिमिलर टू कैश बुक, दिस इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, this is prepared to present this is the summary of cash book and this is prepared to get a result of income and expenditure, कि वहाँ net results income कितना expenditure कितना वो हमें समझ में आएगा। So it start with opening cash balance, bank balance, वहाँ पर overdraft वगैरह रहेगा, opening closing balance होगा, and it has no opening balance। closing balance की बात करें तो closing balance represent cash in hand, cash at bank at the end of the year। और यहाँ क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, एक तो हमें क्लोज करने के बाद सरप्लस मिलेगा या फिर डेफिसिट मिलेगा। सो रिसिट एंड पेमेंट्स अकाउंट, इट्स हाँ, ड्यूरिंग द करंट पीरियड आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन्स इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं एंड यहाँ पर ओनली एंड ओनली रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। इन रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट ओनली कैश आइटम्स are recorded, non-cash are not recorded, but here we record cash items as well as non-cash items. Non-cash like depreciation, bad debts, outstanding, these are the non-cash expenses or non-cash items. These are also recorded under income and expenditure account. All accounts, so all transaction related to personal, real, nominal comes under receipt and payment account, but here it contains only ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू नॉमिनल, बिकॉज वहीं पर वो उतना ही हम रिकॉर्ड करने वाले, रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने वाले। हाँ, पीरियड, इट इंक्लूड्स अमाउंट रिसीव्ड और पेड फॉर पीरियड लाइक प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, एंड दिस अकाउंट इज रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली। बैलेंस शीट, इट नीड नॉट टू बी नेसेसरीली अकम्पेन्ड बाय बैलेंस शीट, बट दिस अकाउंट इज ऑलवेज अकम्पेन्ड विथ बैलेंस शीट। आया समझ में? यही जो कि पॉइंट्स हमने निकाले थे वही सारे इसमें डिस्क्राइब किए हैं कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिसिट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। द नेक्स्ट थिंग इज बैलेंस शीट। ऑलरेडी अभी हमने देखा कि इस चैप्टर में हमें जो अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, जैसे क्वेश्चन में आपको रिसिट एंड पेमेंट दिया जाता है, उसके बारे में हमने सीख रखा है। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करना है, वो हमने सीखा। अभी हम बात करते हैं किसकी, बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट आपको ऑलरेडी पता है, हमने सीख रखी है कि बैलेंस शीट कैसी होती है। ये कोई अकाउंट है क्या? नहीं, तो ये एक स्टेटमेंट है, इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच शोज अस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, है ना, कि इसमें असेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसको कोई डेबिट नहीं, कोई क्रेडिट नहीं होगा क्योंकि ये अकाउंट नहीं है। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड रहेगी जहां हम लाइबिलिटीज और असेट्स को रिकॉर्ड करेंगे। देखो, सो प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, इट्स अ स्टेटमेंट। बैलेंस शीट इज अ statement where all the assets and liabilities of the organization for a particular period is like for 1 year, है ना, कि यहाँ पर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है ना
वो क्या कर रही है, वो बैलेंस शीट वैसे ही प्रिपेयर करेंगी जैसे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर कर रही थे। मतलब जैसे हमने पार्टनरशिप वाले चैप्टर में सीखा है वैसी ही बैलेंस शीट हमें यहाँ पर प्रिपेयर करनी है। सो बैलेंस शीट ओनली शो कैपिटल रिसिट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट में हम रिकॉर्ड करेंगे आइटम्स, कौन से आइटम रिकॉर्ड करेंगे, ओनली एंड ओनली कैपिटल नेचर के आइटम्स बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। उसमें भी कैपिटल रिसीट्स जो है वो लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड होती है। कैपिटल रिसीट्स कहा जाती है लाइबिलिटी साइड में, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाते हैं असेट साइड में रिकॉर्ड किए जाएंगे। सो बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड विथ अ व्यू टू मेजर, है ना, एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, और कंसर्न इन अ सर्टेन डेट, नॉर्मली एट द end of the year we prepare balance sheet to know the position of the firm or organization. So excess of asset over liabilities, where this term को कहते हैं, क्या कहते हैं, कैपिटल फंड। इसे हम कहेंगे कैपिटल फंड। कैपिटल फंड क्या है, तो एक तरह से ये कैपिटल ही है, बट यहाँ कोई पर्सन ओनर नहीं इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये पब्लिक का ही पैसा है, अलग अलग फॉर्म में आया हुआ, वही कैपिटल फंड कहलाया जाएगा। The opening balance of capital fund is not known. It can be ascertained with the preparing by opening balance sheet. अभी देखो, आपको कैपिटल फंड वैसे जनरली दिया जाता है, बट इन केस कभी आपको कैपिटल फंड दिया नहीं है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड इज नॉट गिवन, देन दैट टाइम वी हैव टू प्रिपेयर सेपरेट ओपनिंग बैलेंस शीट टू फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल फंड। ओके, अभी ओपनिंग कैपिटल मतलब साल के शुरू वाला, 1 अप्रैल वाला कैपिटल, और क्लोजिंग मतलब एंड वाला, मतलब 31 मार्च वाला। तो हमें अगर वैसे ज़रूरत रहा तो उस हिसाब से हम प्रिपेयर करते हैं। आगे अभी यहाँ पर हमें कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं, एम्प्लॉयड एडजस्टमेंट्स हम करेंगे आगे, प्रॉब्लम में जैसे आएंगे ना अकॉर्डिंगली सीखेंगे। कैपिटल फंड क्या है, देखो, कैपिटल फंड इज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। कैपिटल फंड इज क्रिएटेड फ्रॉम द इनकम by capitalizing surplus if any. The net surplus is added to capital fund and deficit is deducted from capital fund. This is the format or the specimen of balance sheet, कि ये फॉर्मेट है, इस तरीके से बैलेंस शीट बनती है। जैसे आप यूजुअली बनाते हो ना, वैसे ये कुछ अलग नहीं है। देखो, लाइबिलिटी साइड में आपको वही चीज़ें दिख रही है, कैपिटल फंड है, उसमें अगर कुछ ऐड करना है तो डोनेशन, एंट्रेंस फीस, सरप्लस वगैरह ऐड किया जाता है। लेस डेफिसिट लेस होता है। अगेन लाइबिलिटी साइड में क्या आ रहा है, जहाँ पर भी फंड ये वर्ड लिखा होता है वो लाइबिलिटी में जाएगा। हाँ, बिल्डिंग फंड, एंडोमेंट फंड, टूर्नामेंट फंड, स्पेशल फंड, चैरिटी फंड, ऐसे सारे फंड्स यहाँ लिखे जाएंगे। क्रेडिटर्स, ओवरड्राफ्ट, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्री रिसीव्ड इनकम, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, लाइफ मेंबरशिप फीस, ये सब कुछ कहा जाएगा लाइबिलिटी साइड में। और एसेट्स में आपको देखो एज यूजुअल जैसे हम आइटम्स लिखते हैं एसेट में वही है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिक्स डिपॉजिट है, कोई इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेटर्स है, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, हाँ, ये सारे एसेट, ग्राउंड हो गया, व्हीकल हो गया, बुक्स हो गए, स्पोर्ट्स मटेरियल हो गए, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ ड्रग्स, लोन्स गिवन, हाँ, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, अगर हमने दिया है तो वो एसेट। इफ टेकन, इफ लोन इज टेकन then it is liability. Accrued interest, accrued मतलब क्या, outstanding, accrued यानी कि क्या, outstanding interest, income, then prepaid expenses, outstanding income, तो ये सारी चीजें कहाँ आ गई, asset side में। So sometime instead of adding surplus into capital, it is accumulated as a credit balance to income and expenditure account, and such balance is shown separately, in a separate balance sheet on the liability side making there, तो उसको इस तरीके से लिखा जाएगा। बट हम जनरली यही वाला फॉर्मेट फॉलो करते हैं। अभी यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट्स हमें इसके आगे करने। अभी तक हमने जो सीखा वो सारे अकाउंट्स के बारे में देखा कि रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है और बैलेंस शीट कैसे बनती है। चलो यहाँ तक सभी को क्लियर है? हाँ, क्लियर है सबको? चलो इसके बाद हम करेंगे एडजस्टमेंट्स। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आया तो ही आपको प्रॉब्लम करने के लिए अच्छे से आएगा। पोस्टिंग तो क्या आ ही जाती है। लेट्स सी द एडजस्टमेंट्स। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में कुछ एडजस्टमेंट सीखे हैं ना पार्टनरशिप वाले, वैसे ही कुछ एडजस्टमेंट्स यहाँ पर भी है। इफेक्ट्स भी वैसे ही है, बदलने वाले नहीं है, बट फिर भी हम एक बार गो थ्रू करेंगे, सारे एडजस्टमेंट्स ध्यान में लेंगे। अभी यहाँ पर एडजस्टमेंट्स करने से पहले एक चीज़ ध्यान में लो, बिकॉज नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में जो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया गया है, एज वी हैव लर्न कि इसमें सारे ईयर्स लिखे जा रहे हैं, लिख रहे हैं ना रे? इसमें प्रीवियस ईयर है, इस पे करंट ईयर है, नेक्स्ट ईयर है, और हमें जिस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो प्रिपेयर करना है वहाँ पर खाली करंट ईयर के आइटम्स ही लेने हैं। तो यहाँ पर वेरी प्रिसाइजली, बहुत ही प्रॉपर तरीके से हमें ध्यान देकर ईयर को समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर हमारा ईयर गलत हो गया तो पूरा प्रॉब्लम गलत हो सकता है। तो ईयर को कंसिडर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप ये करोगे तब। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हम देखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाली। So the first adjustment is about outstanding expenses. अभी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में भी इनके पास पैसा आ रहा है, विच इज इनकम, और इनको कहीं ना कहीं वो खर्चे करने पड़ रहे हैं, है ना? अलग अलग काम में पैसा लगाना पड़ रहा है, तो उसे हम कहेंगे एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस। ओके, अभी एक्सपेंसेस तो हमें पता है कि खर्चे होते हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? ड्यू है, यानी कि बाकी है ना? जो अभी तक ऐसा खर्चा, ऐसा एक्सपेंस जो अभी तक दिया नहीं है ना, विच इज पेएबल, कि जिसको अभी तक पे किया नहीं है, देना बाकी है, उसको हम क्या कहेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या कहेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, अभी एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट्स होते हैं? एज यू नो दैट कि कितने इफेक्ट होते हैं? फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकेंड इफेक्ट, दो इफेक्ट किए जाते हैं एडजस्टमेंट के। तो बिल्कुल यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है, दो इफेक्ट होंगे। अभी खर्चे, अभी यहाँ पर जो अकाउंट प्रिपेयर होते हैं कौन से? इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। कौन से अकाउंट बनेंगे? एक बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट? हाँ, अभी इस अकाउंट के बताओ मेरे को, डेबिट में क्या लिखा जाता है और क्रेडिट में क्या लिखा जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? नॉमिनल। नॉमिनल का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेट। मतलब इसके एक्सपेंस कहाँ लिखे जा रहे हैं? डेबिट में, है ना? तो एक्सपेंस जो भी हम दे रहे हैं या देना बाकी है, ऐसे सारे एक्सपेंस यहाँ लिखे जा रहे हैं, राइट? आउटस्टैंडिंग है या फिर एक्सपेंस पे कर दिया, वो यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। तो इफ एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है, तो हमें वो देना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज हमारा एक अकाउंटिंग ईयर होता है, और जो कि शुरू होता है कहाँ से? फ्रॉम 1 अप्रैल टू ख़त्म कहाँ हो रहा है? 31 मार्च को। और हमें इस अकाउंटिंग ईयर का पूरा हिसाब लगाना है। इस 12 मंथ्स को फॉलो करते हुए एट द एंड ऑफ द ईयर हम ये प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, कि बैलेंस शीट बना रहे हैं या अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अगर कोई पैसा देना बाकी है और अभी तक 31 मार्च तक दिया नहीं है, अगर वो यहाँ नहीं लिखा तो वो हिसाब गलत हो जाएगा ना, वो एक्सपेंस इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो हमें अकॉर्डिंगली जब यहाँ तक अगर वो एक्सपेंस है तो उसको ऐड करना पड़ेगा। तो आउटस्टैंडिंग है तो इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा? ऐड, क्योंकि ये एक्सपेंस दिया नहीं है। आउटस्टैंडिंग का मतलब है ड्यू है, बाकी है। अगर एक्सपेंस दिया नहीं है तो देना पड़ेगा।
तो देना पड़ रहा है तो मतलब एक्सपेंस वाला देना पड़ रहा है तो एक्सपेंस वाली साइड बढ़ रही है, तो एक्सपेंस में जाकर क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो पर्टिकुलर एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, सैलरी हो सकता है, रेंट हो सकता है, कोई अदर एक्सपेंस हो सकते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंस हो सकते हैं, वेजेस हो सकते हैं। तो ऐसा जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में जाकर आप क्या करोगे, फर्स्ट इफेक्ट इसका ऐड इन एक्सपेंस। कहाँ ऐड करोगे, उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में जाकर ऐड करेंगे, ऐड इन एक्सपेंसेस। चलो एक्सपेंस वाली साइड बढ़ रही है, एक्सपेंस वाली साइड बढ़ रही है, खर्चा बढ़ रहा है, देना बढ़ रहा है, तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड। कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड, कि वहाँ हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं तो सेकेंड इफेक्ट गोज टू लाइबिलिटी। देना बढ़ रहा है, हाँ देना है, तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी। अभी आउटस्टैंडिंग के बारे में ये एक बात ध्यान में रखो कि पहला इफेक्ट इसका क्या हो रहा है, ऐड ही होगा। फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, हमेशा ऐड होगा। अभी ये है करंट ईयर की एडजस्टमेंट। ये कौन से ईयर की एडजस्टमेंट है, ये जो इफेक्ट मैंने बताया ना, दिस इज फॉर करंट ईयर। ये इफेक्ट्स किसके लिए है, अगर यही बात आपको प्रीवियस ईयर की कही गई है, हो सकता है ना क्वेश्चन में बोला है कि लास्ट ईयर का एक्सपेंस देना बाकी है, हो सकता है कि लास्ट ईयर का रेंट देना बाकी है, लास्ट ईयर की सैलरी देनी बाकी है, लास्ट ईयर का 1 महीने का वेजेस देना बाकी है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग। अगर ऐसे आया तो क्या करोगे, करंट ईयर का तो ट्रीटमेंट हमें पता है, करंट ईयर की ट्रीटमेंट आप एक चीज़ याद रखो, दूसरी आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी। देखो एक चीज़ याद रखेंगे, कौन सी, करंट ईयर वाली। करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग वाली एडजस्टमेंट आए तो क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐड कर रहे हैं, सेकेंड इफेक्ट गया लाइबिलिटी में। अगर प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सेम चीज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस फॉर प्रीवियस ईयर दिया तो बिल्कुल उल्टा करना है, बिल्कुल क्या करना है, ऑपोजिट करना है। करंट ईयर का ऑपोजिट करना है किसको, प्रीवियस ईयर को। करंट ईयर का ऑपोजिट करेंगे किसको, प्रीवियस ईयर को। ऐड की जगह क्या हो जाएगा, ऐड की जगह क्या होगा, लेस फ्रॉम पर्टिकुलर एक्सपेंस। उस एक्सपेंस में से लेस, उस एक्सपेंस में से हम लेस करेंगे और इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। ओके, सेकेंड इफेक्ट हम नहीं दिखाएंगे प्रीवियस ईयर का, इन केस दिया तो लेस। कभी कभी ही देते हैं, जनरली ऐसा नहीं होता, बट आपको पता होना चाहिए अगर आ भी गया प्रीवियस ईयर का तो क्या करोगे। समझ में आया, हाँ रिसीट एंड पेमेंट में ही आता है, यस क्लियर हो रहा है। तो ये अगर आता है तो इस तरीके से हमें ट्रीट करना है। चलो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, दूसरी एडजस्टमेंट देखेंगे आउटस्टैंडिंग इनकम के बारे में। अभी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग था, देना बाकी था, अभी इनकम मतलब पैसे आ रहे, हाँ रिसीव्ड कर रहे हम लोग, है ना, तो पैसे आना बाकी है, इनकम आना बाकी है, इनकम ड्यू है, यानी कि इनकम आउटस्टैंडिंग। अगर बाकी है आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट क्या होगा, ऐड। अगेन दिस इज फॉर करंट ईयर, हाँ करंट ईयर के लिए क्या होगा पहला इफेक्ट, ऐड इन पर्टिकुलर, उस पर्टिकुलर इनकम में ऐड कर देंगे, कर दिया ऐड। हाँ ऐड करने के बाद अभी इनकम वाली साइड, आपकी कौन सी वाली साइड, इनकम वाली साइड, ऐड करने के बाद इनकम वाली साइड बढ़ेगी ना, इनकम आना बाकी है, तो ये हम कहाँ लिखेंगे सेकेंड इफेक्ट, असेट में। कहाँ लिखेंगे, असेट। तो इसका सेकेंड इफेक्ट गोज टू असेट साइड। कहाँ जाएगा, असेट साइड। क्लियर है, ये सबको पता भी है, ऑलरेडी हमने ये फर्स्ट चैप्टर में सेम एडजस्टमेंट सीख रखी है, वैसा ही इफेक्ट है। जैसे दिस अकाउंट इज सिमिलर टू पीएनएल ना, वैसा ही इफेक्ट कर रहा है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। आ रहा है ध्यान में। अगर यही बात आपको कैसे दी, प्रीवियस ईयर की दी, कि प्रीवियस ईयर का इनकम रिसीव्ड है या प्रीवियस ईयर का इनकम इसमें है, तब हम क्या करेंगे रे, अभी ऐड के जगह उल्टा करेंगे, ऐड के जगह उल्टा हो जाएगा, ऐड के जगह क्या करेंगे, लेस करेंगे, दूसरा इफेक्ट देना नहीं है। समझ गए, आ रहा है समझ में। तो ये इनकम वाली आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट
और आउटस्टैंडिंग की एक्सपेंस वाली एडजस्टमेंट हो गई। अभी यही हम प्री रिसीव्ड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में देखेंगे। इफ प्रीपेड एक्सपेंसेस, अभी प्रीपेड यानी कि क्या, पहले ही पे कर दें, ड्यू डेट से पहले ही पे कर दिया, बिफोर ही पे कर दिया। हाँ, ईयर कंप्लीट हो गया, उस ईयर का तो दिया ही है, नेक्स्ट ईयर के भी कुछ महीने का पे कर दिया, तो नेक्स्ट ईयर का हिसाब या जो अगला है उसका हिसाब नेक्स्ट इसमें जाना चाहिए ना। इसमें अगर दे दिया है तो वो इस वाले ईयर में हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते, एंड दैट्स वाई प्रीपेड का फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, लेस। दैट्स वाई प्रीपेड का फर्स्ट इफेक्ट विच इज फॉर करंट ईयर, हाँ, क्या होगा, लेस होगा। और पहले ही पे कर दिया है आने वाले नेक्स्ट ईयर का, तो आगे जाके पे करने की ज़रूरत नहीं है, और दैट्स वाई सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा असेट साइड। सेकेंड इफेक्ट गोज टू असेट साइड। ये कौन से ईयर के लिए इफेक्ट है, करंट ईयर। अगर यही बात आपको प्रीवियस ईयर की दी गई है तो लेस के जगह क्या करोगे आप, सेकेंड इफेक्ट नहीं होगा। समझे, आ रहा है ध्यान में। अभी यही एडजस्टमेंट आपको ऐसे भी दी जाती है, क्या, प्रीपेड, वैसे ही दूसरा ऑपोजिट होता है प्री रिसीव्ड। क्या होगा, प्री रिसीव्ड इनकम, या फिर इसी को हम बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कहा जाएगा, मतलब पहले ही पैसे, आने वाले नेक्स्ट ईयर के पैसे भी पहले ही हमने ले रखे हैं, तो वो इस ईयर के हिसाब में आने चाहिए क्या, नहीं। तो क्या होगा रे इसका फर्स्ट इफेक्ट, तो करंट ईयर के लिए इफेक्ट क्या होगा, लेस। और इनकम हम लेस करेंगे, इनकम लेस करने के बाद इनकम वाली साइड कम हो रही है, पहले ही ले रखा है, अगले साल नहीं मिलेगा, सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा लाइबिलिटी साइड। सेकेंड इफेक्ट गोज टू ओके। और यही अगर प्रीवियस ईयर के लिए आपको दिया है तो क्या होगा, इसी का उल्टा ऐड। एक याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। समझे, हाँ, करंट ईयर का ध्यान में रखो, करंट ईयर का वैसे भी जनरली सब जगह होता है, प्रीवियस ईयर का कभी कभी ही दिया जाता है, तो उसका उल्टा करते हुए हमें चलना है। सो दिस इज व्हाट की एडजस्टमेंट्स हमने देखे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, प्री रिसीव्ड इनकम। फटाफट नोट कर लो, फिर आगे करते हैं।